गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और डेरिवेशंस जो हैं वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं 1 नंबर के 2 नंबर के, उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिएगा। डेफिनेटली ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। राइट स्टूडेंट, तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ एंड दिस चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। राइट, सो स्टूडेंट, द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस चीज को हम आज स्टडी करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो एक इंट्रोडक्शन पार्ट है उस पार्ट को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है उस पार्ट में स्टूडेंट्स क्या है, बिफोर यू कैन से इन द एंशिएंट टाइम पीपल नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी प्राचीन समय से ही लोगों को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मालूम था, उनको इनका ज्ञान था। एंड एट दैट टाइम दीज टू फील्ड्स दे आर ट्रीटेड सेपरेटली। ये जो दोनों फील्ड थी वो आपका इनको अलग अलग समझा जाता था। इसी के कंटिन्यूएशन में क्या है, 1802 में जो इटालियन ज्यूरिस्ट थे एक, जिनका नाम है जियान डोमेनिको रोमैग्नोसी, उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को शो करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए और यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला था कि जब एक कंडक्टर में, सपोज ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर या वायर में जब करंट फ्लो होती है तो इस वायर के चारों तरफ जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। जियान डोमेनिको रोमैग्नोसी ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को लोकल न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश किया था, लेकिन उस टाइम उनके इस एक्सपेरिमेंट को, उनके इस ऑब्जर्वेशन को ओवरलुक कर दिया गया, कोई वेटेज नहीं दी गई। इसके बाद मतलब करीब 20 साल के बाद यानी 1820 के अंदर जो एक डेनिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड था, उन्होंने क्या किया, जो जियान डोमेनिको रोमैग्नोसी का जो एक्सपेरिमेंट था उसको रीडिस्कवर किया और रीडिस्कवर करके उन्होंने अपने कंक्लूजन्स निकाले और उन कंक्लूजन्स के बेसिस पर उन्होंने कहा कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, कि जब एक कंडक्टर से कोई करंट जो है वो फ्लो होती है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मीन्स जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में बताया था कि जब एक मैग्नेट एक क्लोज्ड सर्किट से पास होती है, सपोज आपके पास में एक क्लोज्ड सर्किट के फॉर्म में, सपोज ये एक लूप है, मैंने यहाँ इसको इस तरीके से कंसीडर कर लिया, ये एक लूप दे रखा है, सिंपल कंडक्टिंग वायर का एक लूप है और इस लूप के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो है वो एक गैल्वेनोमीटर जो है वो कनेक्ट है। राइट, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और जब इस लूप से आपका कोई भी एक मैग्नेट जो है वो कहना चाहिए पास होती है, सपोज ये एक मैग्नेट है, इसको मैंने यहाँ दिखा दिया है इस तरीके से, बार मैग्नेट है ये। राइट, तो ये जब मैग्नेट पास होती है, सपोज ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको इस तरीके से जब हम यहाँ मूव कराते हैं, ये मूवमेंट टुवर्ड्स द लूप और अवे फ्रॉम द लूप,
जब इसको मूवमेंट यानी मोशन प्रोवाइड करते हैं तो जो आपका क्लोज्ड सर्किट है उसके अंदर क्या है, एक करंट जो है वो इंड्यूस हो जाती है। दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। और करंट जब इंड्यूस होती है तो इट मीन्स उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके साथ ही एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये शो किया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं दे आर नॉट सेपरेट थिंग्स, वो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जो मैक्सवेल ने ये बताया था कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, राइट, एंड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करके दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू दी मैक्सवेल, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका मैग्नेटिक फील्ड हैं दे आर नॉट दी सेपरेट थिंग्स, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ हैं। और इनके बेसिस पर मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन्वेंशन किया। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो आज हमारे कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर जो इतना एक तरीके से कहना चाहिए डेवलपमेंट हुआ है, राइट, तो जो हमारे पास में रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का जो ये चैप्टर है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट फाइंड्स वाइड एप्लीकेशंस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर लाइफ। तो प्लीज़ स्टूडेंट आप यहाँ पर इसको कंसंट्रेट कीजिएगा। तो स्टूडेंट ये तो था एक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ऑस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। तो हम लोगों का हेडिंग है ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, राइट स्टूडेंट। तो ऑस्टेड ने क्या किया, ऑस्टेड ने सबसे पहले एक मैग्नेटिक निडल, राइट, एक मैग्नेटिक निडल है, उसके ऊपर एक कंडक्टर को प्लेस करके उसमें साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया, राइट। तो सपोज ये आपके पास में एक मैग्नेटिक निडल है और ये मैग्नेटिक निडल जो है स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं मैग्नेटिक निडल हमेशा किस पोजीशन में स्टे करती है, जो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमेशा स्टे करती है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि इसी डायरेक्शन में जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो ये जो है उसी डायरेक्शन में हमेशा स्टे करती है। आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके अगर रिलीज करेंगे और ये थोड़ी देर के बाद फिर ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में ये स्टे करेगी। तो इन्होंने क्या किया, ऑस्टेड ने एक मैग्नेटिक निडल के ऊपर एक वायर और यू कैन से कंडक्टर को प्लेस करके इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ ही डायरेक्शन में यहाँ पर इन्होंने इस कंडक्टिंग वायर के अंदर जो है वो एक करंट को फ्लो किया, राइट। तो ये आपका साउथ है और ये नॉर्थ है। तो डायरेक्शंस को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये आपका अंदर वेस्ट और ये ईस्ट। तो इन्होंने ये देखा कि एक सर्किट अरेंजमेंट इन्होंने इस तरीके से बनाया और इन्होंने देखा कि जब इस वायर AB के अंदर ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर, इस
वायर ए बी में आपका साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, करंट ये इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि जैसे ही करंट फ्लो होती है तो इसके नीचे जो मैग्नेटिक निडल है, उस मैग्नेटिक निडल का जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका नॉर्थ पोल है, वो नॉर्थ पोल जो है वो आपका वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। किस तरीके से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, सपोज ये आपके पास में वायर है ए बी, राइट, कंडक्टर है ए बी, और इसके नीचे ये मैग्नेटिक निडल रखी है, ये इसका नॉर्थ पोल है। अब जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होती है तो यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही इन्होंने ऑस्टेड ने ये भी देखा, ये आपका है रिहोस्टेट। रिहोस्टेट आपके पास में क्या है, एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, करंट को कंट्रोल करती है, इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो ऑस्टेड ने ये देखा कि जब हम इस सर्किट से करंट को हम इंक्रीज करते हैं, करंट की वैल्यू को जब हम इंक्रीज करते हैं, तो जो आपका मैग्नेटिक निडल है, उस मैग्नेटिक निडल के अंदर जो डिफ्लेक्शंस होते हैं, यानी ये जो डिफ्लेक्शन हो रहे थे वो भी आपके इंक्रीज होने लगते हैं। जब करंट की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ ही इन्होंने ये भी देखा कि जब हम इस कहना चाहिए सर्किट में करंट को सीज कर देते हैं, करंट को स्टॉप कर देते हैं, देन ही ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक निडल रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है, राइट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था ऑस्टेड का। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दूसरे तरीके से भी किया, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सेम सेटअप वही है, ये आपके पास में वायर है, राइट, और इसके नीचे आपका एक मैग्नेटिक निडल है, राइट, एक स्टैंड पर रखी हुई है, ये इसका साउथ और ये नॉर्थ पोल। और अब इन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो करंट है वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में उन्होंने करंट को फ्लो किया यहाँ पर, राइट। तो जब यहाँ पर उन्होंने करंट की जो है वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, यानी करंट की डायरेक्शन हो गई ये, तो इस केस में तो नॉर्थ पोल जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ टुवर्ड्स वेस्ट। और जब इन्होंने यहाँ ऑब्जर्व किया इसको, इस पर्टिकुलर केस में, तो इस केस में जो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो आपका डिफ्लेक्ट हो गया टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब अब जब आपके पास में करंट आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होती है, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो नीचे जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल है, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, ये बाहर की तरफ आ गया, यानी ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, राइट। और यहाँ भी इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो इस मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन इंक्रीज होते हैं, और जैसे ही करंट को हम सीज करते हैं, स्टॉप करते हैं, देन जो आपका ये मैग्नेटिक निडल है, इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट। ये यहाँ पर आपका ईस्ट की तरफ ये डिफ्लेक्ट हुआ। अब यहाँ पर इन्होंने इसको लेकर और भी एक्सपेरिमेंट किए, और क्या थे कि अब उन्होंने क्या किया कि ये जो आपके पास में कहना चाहिए कंडक्टर है ए बी, अब इस कंडक्टर ए बी की पोजीशन को इन्होंने चेंज कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि उस कंडक्टर को नीचे कर दिया और मैग्नेटिक निडल को इसके ऊपर रख दिया, मैग्नेटिक निडल को ऊपर यहाँ पर इस तरीके से, राइट स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि जब आपका इसमें आपका साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, करंट अब इस केस में ये होगी, तो जब ऊपर रखने पर, तो यहाँ इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब जो इसका जो नॉर्थ पोल है, राइट, इस सिचुएशन में जो नॉर्थ पोल है, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, ये अब ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। और इस केस में जब यहाँ पर इन्होंने आपका नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में करंट को फ्लो किया, ये आपके पास में सिचुएशन ये है, यानी इसी का हम केस ले रहे हैं, डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया यहाँ पर, तब यहाँ मैग्नेटिक निडल ऊपर ही है, राइट। तो यहाँ इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस पर्टिकुलर केस में जो स्टूडेंट्स इसका नॉर्थ पोल है वो आपका वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, ये डिफ्लेक्शन हो गया। तो
स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक उनका एक्सपेरिमेंट था, और हम लोग ये जानते हैं कि मैग्नेटिक निडल के अंदर जो डिफ्लेक्शंस होते हैं, दीज डिफ्लेक्शंस आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक निडल के अंदर, उसके अंदर जो भी डिफ्लेक्शंस आएंगे वो केवल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही पॉसिबल है, किसी और फील्ड के द्वारा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी आपके पास में एक कंडक्टर में आपका करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ, क्योंकि अब आप देख सकते हैं इसको नीचे रखा तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन, राइट। जब करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो की, अब जब नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो की तो ये डिफ्लेक्शन बाहर यानी ईस्ट की तरफ हो गए, और यहाँ पर भी ऊपर भी रखने पर इसके अंदर क्या हुई, डिफ्लेक्शन। इस केस में जस्ट इसका ये अपोजिट डिफ्लेक्शन मिला, और इस केस में इसका अपोजिट डिफ्लेक्शन मिला। तो मीन्स आपका जब भी कंडक्टर में क्या है कि एक करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ आप इसके ऑस्टेड का जो कंक्लूजन है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑस्टेड ने क्या कंक्लूजन निकाला था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट स्टूडेंट्स। अब हम इसके आगे चलते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं इसके अंदर, और ये टॉपिक है आपका बायो-सैवर्ट्स लॉ, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में बायो-सैवर्ट लॉ, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको जो नोट करना है वो ऑलरेडी आपके पास में नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आपको नोट कर लेना है। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, बस उनको नोट्स को आप एक बार स्टडी कीजिएगा और आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम बायो-सैवर्ट लॉ को स्टडी करेंगे। तो बायो-सैवर्ट लॉ को स्टडी करने से पहले मैं एक बार फिर ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट को रिकॉल कर देता हूँ। ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि जब एक आपका कंडक्टर से, ये आपके पास में एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो होती है तो इसके चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो सपोज जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये आपके पास में एक कंडक्टर है, राइट स्टूडेंट्स। ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आपका करंट जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है, और जब ये करंट यहाँ फ्लो होगी इस तरीके से, राइट स्टूडेंट। तो अभी आपने देखा कि इसके चारों तरफ यानी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, 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 और मैं ये पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं ऊपर वाले पॉइंट्स, तो इन सारे पॉइंट्स पर ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट स्टूडेंट्स। प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। तो जब एक कंडक्टर में, ये आपके पास में एक कंडक्टर है और इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या होगा, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, राइट स्टूडेंट। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड, राइट, कैन बी assumed to be made up of contributions of the magnetic field produced by different segments of this current carrying conductor। ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है हर जगह, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो एक्चुअल में ये जो आपका कंडक्टर है इसके जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स मतलब मैंने ये मान लिया कि ये एक इसका एक सेगमेंट है, राइट, ये एक सेगमेंट है, ये इसका एक सेगमेंट हो गया, छोटे छोटे सेगमेंट्स, ये आपके पास में एक सेगमेंट है, ये मैंने इसको यहाँ पर दिखा दिया, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट, ये जो छोटे छोटे से सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स के कारण जो आपका करंट कहना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उनका कंबाइंड इफेक्ट है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज assumed to be contribution of magnetic fields produced by
small segments of this conductor, right? Now these segments, ये जो segment है ये कैसे हैं segment? इसकी length है आपके पास में dl, सपोज छोटे छोटे segment है और इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, I, ये भी आपके पास में dl लेंथ का है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है। तो these segment they are known as the करंट एलिमेंट, इनको हम क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट, क्योंकि इसमें क्या है, करंट है, तो दिस इज करंट एलिमेंट, राइट। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है, इन करंट एलिमेंट्स के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उनका कंट्रीब्यूशन है, उनके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके कंट्रीब्यूशन के कारण यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब स्टूडेंट्स क्या था कि जो आपके पास में दो साइंटिस्ट थे, एक थे आपके जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट बायोट एंड फेलिक्स सावर्ट। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि डिफरेंट कहना चाहिए शेप्स के छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स, मींस ये जो आपके पास में है, इन करंट एलिमेंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उस मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस की, राइट, और अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये डिटरमाइन किया कि हर एक जो करंट एलिमेंट है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और इसके बेसिस पर, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बायोट और सेवर्ट ने क्या है, एक लॉ प्रपोज किया था, एंड दिस लॉ इज नोन एज बायोट सेवर्ट लॉ। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि आपके पास में सपोज ये आपके पास एक जो है वो कंडक्टिंग वायर है, ये वायर है, सपोज XY एक वायर है, और इस XY वायर में एक छोटा सा करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dl, राइट, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। नाउ स्टूडेंट ये चीज और ध्यान दीजिएगा, जो करंट एलिमेंट है आपके पास में, दिस करंट एलिमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास में, करंट एलिमेंट क्वांटिटी, राइट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय dl वेक्टर। इसको हम dl वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दिस इज dl एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में होती है। तो सपोज ये आपके पास में एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, राइट, dl वेक्टर, इसकी लेंथ है dl। अब इस करंट एलिमेंट से आपके पास में r पोजीशन पर आपका एक पॉइंट है P, राइट, और इसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से है कि ये जो करंट एलिमेंट से ये एंगल फॉर्म करता है थीटा। तो ये जो करंट एलिमेंट है इस पॉइंट P पर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, यहां पर अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, राइट, इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, ये था द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट एलिमेंट, राइट, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया dB से। छोटा सा एलिमेंट है तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने कर दिया dB से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल E से करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B से करते हैं, तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया dB से। तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट मींस dB is directly proportional, proportional, right,
proportional to the current flowing through it मतलब जो करंट एलिमेंट से जो करंट फ्लो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस आपके पास में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो dV है दिस इज प्रोपोर्शनल टू I। जो I इसमें करंट फ्लो हो रही है उसके प्रोपोर्शनल होती है। करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जैसा कि ऑस्टेड ने बताया था। ठीक है, तो ये आपके पास में एक फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड पॉइंट आपने यहाँ पर देखा कि जो इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। उस करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी है, लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, और लेंथ कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड इज दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the sign of the angle between the position vector of the observation point and the current element। यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है यानी P का जो पोजीशन वेक्टर है और जो करंट एलिमेंट के बीच का जो एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होती है, यानी dV इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ इक्वेशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फोर्थ इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पर, कि दिस dV इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी dV इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम दीज 4 इक्वेशंस हियर dV इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर जो k है स्टूडेंट्स आपके पास में, k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपका डिपेंड करती है जो आपका करंट एलिमेंट है, राइट। मींस करंट एलिमेंट और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके बीच का मीडियम क्या है, आपका एयर है या कोई और दूसरा मीडियम है, उस मीडियम पर डिपेंड करती है। प्लस जो आपने यहाँ पर क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनकी यूनिट्स क्या है उस पर डिपेंड करती है। तो जब ये इस पर डिपेंड करती है तो फॉर एयर, राइट, एयर एंड SI यूनिट्स, अगर मैं जो करंट एलिमेंट और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके बीच में एयर को कंसीडर करता हूँ और जो यूनिट्स इन्वॉल्व हुई हैं वो मैं SI यूनिट्स में कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, राइट। ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से अब आपके पास में क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास में क्या है कि अगर एक छोटा सा करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dl, उसमें I करंट फ्लो हो रही है और उस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस पर आपका एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में एंगल अगर थीटा है तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये इसके बराबर होगा। दिस इज बायोट-सैवर्ट लॉ। इसी को हम कहते हैं बायो-सैवर्ट लॉ, राइट स्टूडेंट। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें केसेस को स्टडी कर लेते हैं। केस 1 अगर मैं कंसीडर करता हूँ
कि इफ थीटा इज इक्वल टू, आपके पास में 90 डिग्री है, तो डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो इट मीन्स क्या होगा कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तब करंट एलिमेंट के थ्रू जो फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट विल बी मैग्नेटिक, हाँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। केस 2 अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन यू कैन सी दैट दिस dv विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 क्या होगा 0, तो यहाँ 0 है। तो अगर आपके पास में ये सपोज करंट एलिमेंट है एक, और अब आप यहाँ पर या आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हो इसी के अलोंग, राइट, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, dv इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हमें याद रखना है, और आप लोग इसको अपने जो नोट्स हैं उससे एक बार स्टडी कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।